हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीएमडी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो है उसका एसर्शन रीजन लेकर के आए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए बेटा, और मैं जान रहा हूं कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग एसर्शन रीजन देखते बेटा। एसर्शन रीजन की वही पुरानी कहानी बेटा, अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही होंगे और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ए ऑप्शन हम लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर बोथ एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट हों स्टेटमेंट, बट रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो बी ऑप्शन लिखेंगे। और सी ऑप्शन तब लिखेंगे जब एसर्शन करेक्ट हो बट रीजन क्या हो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और डी तब लिखेंगे बेटा जब एसर्शन इनकरेक्ट हो और रीजन करेक्ट हो। तो देखो, मज़े की बात बता दूँ आपको ना बेटा, देखो 3 कंडीशन में तो एसर्शन सही होगा। अगर एसर्शन इनकरेक्ट हो जा रहा है तो आंख मूंद करके आप डी लिख दिया कीजिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते बेटा। क्या करा पहले क्वेश्चन में, एसर्शन द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी कह क्या रहा है कि किसी भी रिएक्शन का बेटा हाफ लाइफ जो होता है, टी हाफ जो होता है, वह समय होता है जब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ रिड्यूस हो जाए। तो बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, यह बिल्कुल सही कह रहा है एसर्शन, ठीक है ना। रीजन में क्या कह रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड तो इट्स हाफ लाइफ इज आल्सो डबल्ड। बेटा कह रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देना तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। जी बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ का इक्वेशन था बेटा 0.6932/K। बताओ कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है। तो हम कंसंट्रेशन डबल करें चाहे ट्रिपल करें बेटा, हाफ लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एसर्शन इज बिल्कुल सही बट रीजन इज बिल्कुल रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है ना। क्या कह रहा है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शनल। देखो बेटा, एसर्शन रीजन तो बहाना है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम पूरे पॉइंट को ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्यारा प्यारा कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कंजूसी करते बेटा, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मेहनत करता है टीचर। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0 और फ्रैक्शनल, बिल्कुल सही कहा बेटा। आपका ऑर्डर बेटा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, मॉलिक्यूलरिटी अगर कहता तो ये कभी भी न तो फ्रैक्शनल होगा नहीं 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऑर्डर तो बेटा हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। रीजन कह रहा बेटा, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बेटा ये भी सही कह रहा है, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके क्या ऑर्डर बता पाओगे क्या। अच्छा मैं कह रहा हूँ बेटा H2 + Cl2 टू गिव्स 2SCl। ईमानदारी से बताओ, मॉलिक्यूलरिटी तो बता लोगे बेटा कि 2 है क्योंकि 2 मोल यहाँ पर दिख रहे हैं, स्टोइचियोमेट्रिक का सम कर दोगे। लेकिन अब ऑर्डर आप 2 नहीं कर सकते बेटा, ये रियलिटी है, 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके कहाँ से आप बता सकते बेटा, नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। देखिए रीजन क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन बेटा ध्यान देना, ये जो है फ्रैक्शनल या 0 क्यों होता है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन इज बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चमक रहा है बेटा ब्राइटनेस। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 + Br2 टू गिव्स 2HBr अपीयर्स टू बी 2, है ना। कह रहा है बेटा कि H2 और Br2 की जो मॉलिक्यूलरिटी है ये क्या है बेटा, 2। ये बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल ब्रोमीन के हैं, तो दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक का सम हम कह देते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है, तो 2 आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर गलत तो नहीं कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ना।
तो कह रहा है बेटा रीजन में क्या कर रहा है, चलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। बिल्कुल सही जवाब रहा बेटा कि ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये तो सही है कह रहा है बेटा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन एसर्शन को बेटा डिफाइन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए। ओके चलो नेक्स्ट 4 क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यस बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे एस्टर है CH3 COO CH3 है ना, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा एसिडिक मीडियम में तो जानते क्या बनाता है, एक तो बना ले बेटा CH3OH बना लेगा, ये मिथाइल एल्कोहल बना लेगा और प्लस एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसकी मालिक्युलरिटी अगर देखी जाए बेटा तो 2 हो जाएगी, क्योंकि एक वाटर है एक एस्टर है, तो मालिक्युलरिटी इज 2, बट ऑर्डर जो होता है इसका फर्स्ट होता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसका बेटा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वाटर के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगला क्या कर रहा है बेटा, रीजन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ये कह रहा है बेटा कि जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है नियरली, यानी उसमें कोई बहुत चेंजिंग नहीं हो पाती है। तो जब आप देख रहे हैं कि एस्टर के कंसंट्रेशन पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। रीजन भी सही कह रहा है और रीजन एसर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए बेटा, कौन सा ऑप्शन टिपना चाहिए हमें, कौन सा ऑप्शन टिप देंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जानते हैं किसको कहते हैं, द रिएक्शन विच मालिक्युलरिटी इज 2 बट अंडर कंडीशन कंसिडर 1 दैट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें बेटा, असर्शन इंस्टेंटेनियस रेट इज यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये तो सही करा बेटा, क्योंकि आप पढ़े होंगे 2 तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस होता है, एक होता है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो इंस्टेंटेनियस जो होता है पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर बताता है ना, कि रेट कितना है। तो ये तो सही करा है, असर्शन इज करेक्ट। और रीजन में देखिए क्या करा है, ये एवरेज रेट इज कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज़ कैलकुलेटेड। बेटा ये भी सही कह रहा है कि एवरेज जो होता है उसको हम टाइम इंटरवल के फॉर्म में पता करेंगे। जैसे हम ये देखेंगे कि सपोज दैट कि पर्टिकुलर T1 टाइम पर कितना कंसंट्रेशन है, R1 हो गया, और T2 पर कितना हो जाएगा बेटा, R2 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, R2 - R1 अपन T2 - T1 से पता करेंगे। तो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा रीजन भी सही कह रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर असर्शन को रीजन डिफाइन नहीं कर पा रहा है ना। इंस्टेंटेनियस को बेटा डिफाइन नहीं कर पा रहा है, वो अलग से रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बोलो। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट हो, लेकिन रीजन असर्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें बेटा, असर्शन ऑर्डर एंड मालिक्युलरिटी आर द सेम। बेटा जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में ऑर्डर और मालिक्युलरिटी दोनों सेम हो बेटा, क्योंकि देखिए मालिक्युलरिटी तो ठीक है स्टोइचियोमेट्रिक को देख करके बता लेंगे बेटा, बट ऑर्डर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटली फिनोमिनन होता है जो हम एक्सपेरिमेंट से पता करेंगे, यानी जिनके कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करते हैं बेटा, उन्हीं को ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों सेम हो बेटा, तो ये तो गलत कह रहा है। देखिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ और आपको भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा जब असर्शन ही गलत हो जाए तो आँख मूंद करके टिप देना चाहिए, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। रीज़न अच्छा देखना हो देख लो, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड कैलकुलेटेड इज द सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द
रेट डिटरमाइनिंग एलिमेंट्री स्टेप, ये सही करा बेटा, रीजन सही करा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है उनसे हम पता करते हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जानते हैं किसको कहते हैं बेटा? जैसे अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे, जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बात समझ में आ रही है? तो उनसे पता करते हैं। तो रीजन तो सही करा है, एसर्शन क्या है बेटा? गलत है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है देखिए, एसर्शन कह रहा है कि इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो, टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी कि बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इसको कह रहा है कि अगर हम जीरो कंसीडर कर लें, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जीरो कंसीडर कर लें, तो टेम्परेचर विल है नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। जी बिल्कुल सही करा है, क्योंकि जब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट कांस्टेंट पर, ठीक है ना। अब रीजन क्या करा है बेटा? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। यस, वेरी गुड बेटा, ये भी सही कह रहा है। देखो एसर्शन रीजन दोनों सही है, बट बेटा यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। यहाँ टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं कर रहा है रीजन में, तो कुल मिलाकर के एसर्शन को रीजन डिफाइन नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यस, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। आपको बता दें कि कैटलिस्ट जो होता है बेटा, वो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंजिंग, डेल्टा जी है ना, इन सब को अफेक्टेड नहीं करता है। इवन अगर कोई रिएक्शन अपने से प्रोसीड नहीं कर रहा है बेटा, तो उसको उस पर कोई इफेक्ट डालता भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि इक्विलिब्रियम को भी डायरेक्ट तो अफेक्टेड नहीं करता है, ये ज़रूर काम करता है कि इक्विलिब्रियम में अगर टाइम लग रहा है तो जल्दी से दोनों साइड में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा करके इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा तुरंत लाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि बेटा द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जी बिल्कुल सही कह रहा है, जी बिल्कुल सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है ना। अब रीजन देखिए क्या कर रहा है, अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, जी सही कह रहा है, फॉर्म अ डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, एंड लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। जी बिल्कुल सही कह रहा है, बट द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, है ना। तो देखिए कह क्या रहा है कि कैटलिस्ट जो होता है या जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा, तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, क्योंकि ये स्वयं माना जाता है, जो बेटा इंटरमीडिएट थ्योरी आई तो उसमें माना जाता है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट क्या करते हैं, दोनों कंबाइंड होकर बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सही कह रहा है बेटा। और यह एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। हमने बताया था आपको बेटा, ये जानकारी आपको होगी कि जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब आप कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट का बेटा एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो ही आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो न्यू पाथ बना देगा, यहीं पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब बताओ यहीं जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बस इतनी सी हो जाएगी, रत्ती सी, है ना, तो कम हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, और बेटा यहाँ पर रीजन जो है एसर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही जगह बेटा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें बेटा, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बेटा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होना चाहिए, कोलाइड्स करने चाहिए। ये कह रहा है जितने कोलिजन्स होंगे सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी बिल्कुल गलत, जी बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि आप कोलिजन थ्योरी में पढ़े होंगे कि कोलाइड्स मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होना चाहिए, लेकिन सभी कोलिजन के ड्यूरिंग बताया गया था कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन वाला ही पार्टिसिपेट करता है। अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए कई पॉइंट है बेटा, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तभी वो इफेक्टिव कोलिजन करता है, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो बेटा हम कैसे कह दें,
कैसे कहते, झूठ कैसे बोले हम कि सभी कोलिजन से बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो गलत कह रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहा हूँ क्या? नो। चलो रीज़न बेटा, अब रीज़न में क्या कह रहा है? अच्छा, हालांकि डी एसेर्शन गलत, तो सीधे डी टिप करके भागो, है ना, डी टिप करके भागो बेटा, कोई मतलब नहीं, काहे हम दिमाग लगाएं। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि बेटा जो यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट है, क्योंकि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है बेटा? आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कह रहा है कि द यूनिट ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गलत कह रहा है बेटा, वास्तव में रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है या यूनिट जो होती है वो ऑर्डर पर ही डिपेंड करती है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो गलत कह रहा है बेटा, है ना, कि इंडिपेंडेंट होता है ऑर्डर के, गलत कह रहा है, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। और जब बेटा एसेर्शन ही गलत हो जाए तो ऑप्शन कौन सा लगा देंगे? डी लगा देंगे। अगर देखो रीज़न देखना चाहते हो, द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये बिल्कुल सही करा बेटा, रीजन तो सही है बट एसेर्शन गलत है, एसेर्शन गलत है तो डी ऑप्शन। अच्छा, इसके लिए बेटा यूनिट के लिए मैंने बताया था आपको, फार्मूला बताया था कि देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट जब पता करना है तो मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, बेटा यही लगाया कीजिए। यहाँ एन क्या होगा? ऑर्डर को, नंबर ऑफ ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर 1 ऑर्डर होगा तो बेटा 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो एक ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स सिर्फ यूनिट आएगी। अगर 0 ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0 कर दोगे तो पावर मोल पर लीटर की पावर 1 हो जाएगा, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो हम किसी के भी रेट कांस्टेंट की यूनिट पता कर सकते हैं, और बोर्ड में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलो आगे बढ़ो, है ना। 11 क्या करें बेटा? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जी बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा है, क्योंकि देखिए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू के एक्टिव मास ऑफ आर पावर 0, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी पावर 0 होता है। तो जब इस पर डिपेंड नहीं करे बेटा, आप किसी के पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आर किसके बराबर हो जाएगा? के के बराबर हो जाएगा, या के आर के बराबर। तो यही तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जी बिल्कुल सही कह रहा है, असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन की तरफ चलो बेटा, क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही तो मैं बताया बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्वतंत्र होता है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। टीपो जाओ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जी बिल्कुल सही करा है, यह एलिमेंट्री रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो 1 स्टेप वाली रिएक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? जो मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन होती है, मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो दोनों पर बेटा अप्लाई होता है, गलत नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो ये तो सही कह रहा है बेटा, असर्शन इज करेक्ट। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग। यस, ये भी सही कह रहा है बेटा, 2023 में पूछा है बोर्ड में, ठीक है ना। तो बेटा फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज़ नो मीनिंग। बेटा आपको बता दें कि मॉलिक्युलरिटी जो होती है वह सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? एलिमेंट्री। उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। दोनों सही है, लेकिन बेटा क्या असर्शन को डिफाइन कर रहा है क्या? अब बेटा एलिमेंट्री एज वेल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है, उसको डिफाइन ये नहीं कर रहा है। सही तो है बट डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो बेटा यहाँ क्या करोगे? जब एसर्शन सही हो, रीजन सही हो, रीजन एसर्शन को डिफाइन नहीं करा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके ना। एसर्शन हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट चेंज विथ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी बिल्कुल सही करा है कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है किसका? फर्स्ट ऑर्डर का, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अभी बताया था बेटा,
टी हाफ जो आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था 0.6932 अपान के। कहीं आर नॉट दिख रहा है क्या आपको, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस इक्वेशन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है। तो बेटा इसका मतलब कि हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता। देखिए क्या कर रहा है रीजन, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जी बिल्कुल सही कह रहा है, और असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना टी हाफ 0.6932 अपान के। कहीं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, तो दोनों सही है। रीजन असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेवर निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बिल्कुल गलत कर रहा है बेटा, निगेटिव यही तो बताया गया है। मॉलिक्युलरिटी अगर यहाँ दिया होता तो नेगेटिव कहता तो हम मान लेते गलत है, लेकिन ऑर्डर को कह रहा है कि मतलब ऑर्डर नेगेटिव कभी नहीं होगा बेटा। ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ध्यान देना मॉलिक्युलरिटी अगर बात करें तो न तो नेगेटिव होगा, न ज़ीरो होगा, न नेगेटिव में आएगा, मतलब फ्रैक्शनल होगा, हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है ना, तो ये तो गलत कह दिया कि ऑर्डर इज रिएक्शन इज नेवर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये गलत कह रहा है बेटा, नेगेटिव हो सकता है, झूठ नहीं बोलूँगा। और जब असर्शन बेटा गलत कह दिया तो टीप दो डी ऑप्शन। अब फिर यहाँ पर देख लीजिएगा रीजन क्या करा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो सही करा है, रीजन सही है, असर्शन क्या बेटा गलत कह दिया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। असर्शन क्या कह रहा है, ग्रेटर द हाफ लाइफ पीरियड फास्टर इज द रिएक्शन। कह रहा है कि ग्रेटर द हाफ लाइफ पीरियड, यानी हाफ लाइफ पीरियड अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगा, गलत कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ पीरियड के रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का सेंस हो गया कि जिसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ असर्शन ही गलत कह दिया है। जब असर्शन गलत है तो कौन सा ऑप्शन लगा दें बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइम टेकन फॉर 2 ग्राम यूरेनियम टू डीके टू 1 ग्राम इज डबल द टाइम टेकन फॉर 1 ग्राम यूरेनियम डीके टू 0.5 ग्राम। यानी कह क्या रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर 2 ग्राम यूरेनियम को लिया मैंने, है ना, तो उसके डीके में जितना टाइम लगे बेटा 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम की कंपेरिजन देन डबल होगा। 1 ग्राम में जितना टाइम लग रहा है 2 ग्राम में उसका डबल लगेगा। ऐसे 0.5 ग्राम में जितना लग रहा है उसका डबल बेटा 1 ग्राम में लगेगा। बताओ एक चीज़ ये भी ध्यान देना बेटा, जितने भी डिकेइंग रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डिकेइंग या रेडियो एक्टिव रिएक्शन है बेटा, एकदम माइंड में नोट कर लीजिए, ये सब फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं रिएक्शन। कौन से ऑर्डर होते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर इनका होता है। तो यहाँ पर डिकेइंग की बात कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और आप ईमानदारी से बताओ कि यहाँ पर 2 ग्राम से 1 ग्राम कर रहे हो तो हाफ लाइफ की ही तो बात कर रहा है बेटा। हाफ लाइफ क्या फर्स्ट ऑर्डर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है क्या, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है क्या, नहीं करती है। तब तो ये गलत कर दिया बेटा, सरासर गलत बोला। ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, स्कूल की बोल दिया, बोलने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे गलत कर देंगे। और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। जहाँ असर्शन गलत, डी ऑप्शन पर टिक लगाओ और घर जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बेटा, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कितनी बार बेटा पढ़ोगे यही चीज़ बेटा, ग्राफ ऐसे नहीं बनाया, अब तो रट जाना चाहिए यार। अब यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है बेटा, तो बताओ कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जी बिल्कुल सही कह रहा है। अब सोना अक्षत लेकर के मत बोलो बेटा, ठीक है ना, कि गंगा जल और सोना लेकर बोले बेटा। जब भी है कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करता है, वह एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्योंकि एक नया पाथ बनाता है, शॉर्टकट कर लेता है बेटा।
अब रीजन, द रिएक्टेंट कंबाइंस विद द कैटलिस्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यस, बिल्कुल मैंने बताया था अभी इसके पहले भी रिएक्शन में कि रिएक्टेंट जब कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाता है। जैसे देखो बता दूँ ना कि कैटलिस्ट अगर है ना, तो मान लो कैटलिस्ट सी है ना, मान लो रिएक्शन होने वाला बेटा A+B टू गिव्स AB। ध्यान देना, अब एक काम क्या करेगा, अब यहाँ C कैटलिस्ट है ना, तो देखो मैकेनिज्म A+C पहले क्या बनाएगा बेटा, AC बन गया है ना, फिर यही AC क्या करेगा, B को लाएगा और B को लाने के बाद A से जोड़ेगा, AB बन जाएगा और अपने क्या करेगा, फ्री होकर चला जाएगा। यही जो AC बनाता है ना, इसी कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, IC, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। बेटा यही तो कह रहा है। अच्छा देखो, जैसे मीडिएटर होता है ना, दो फैमिली मेम्बर को क्या करता है, जोड़ता है बेटा। ए से पहले जुड़ा, लड़के पक्ष से जुड़ा, फिर खूब बढ़िया पनीर और रसगुल्ला गुलाब जामुन बेटा खींचा, फिर क्या करेगा, बी लड़की साइड में जाएगा, उसको जोड़ेगा और दोनों परिवार को जोड़ करके बेटा सी क्या करता है, अपने बाहर हो जाएगा, दोनों फैमिली मेम्बर मिल जाती। वही सी कैटलिस्ट का काम करता है बेटा। मीडिएटर जो है यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब अगला क्या करें, रीजन, द रिएक्टेंट कंबाइंस विद द कैटलिस्ट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यह सही करा बेटा। तो एसर्शन भी है, सही है, रीजन भी सही है, रीजन एसर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ो बेटा, मज़ा आ रहा है बेटा, मज़ा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मालिक्युलरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट द सेम। जी बिल्कुल सही करा है। कभी जरूरी नहीं कि मालिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं बेटा कि वो सेम हो ही, है ना। अब रीजन क्या करा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो। जी जीरो हो सकता है, लेकिन मालिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ऑर्डर जीरो हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर करेक्ट, एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन एसर्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मालिक्युलरिटी की बात कर रहा है तो मालिक्युलरिटी को कहना चाहिए कि मालिक्युलरिटी जो होता है, मालिक्युलरिटी जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है ना। तो डिफाइन करना चाहिए। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एसर्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लिख देंगे बेटा, कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 2020 में पूछा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आ चुका है। एसर्शन क्या करे बेटा, बाई 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 100 to 200%। जी बिल्कुल सही करा बेटा। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस यानी T डिग्री सेल्सियस है, हमने क्या किया, T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 कर दिया, तो बेटा ध्यान देना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 100 से 200 गुना तक बढ़ जाता है बेटा, 200% तक बढ़ जाता है। टेम्परेचर का इतना प्रभाव पड़ता है। तो एसर्शन तो बेटा सही कह रहा है, एसर्शन तो सही कह रहा है, बट आगे क्या कह रहा है बेटा, रीजन, बाई 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड बाई 100 to 200%। नो बेटा ये गलत कह रहा है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करोगे ना, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 से 3% तक बढ़ जाती है। कितना परसेंट तक बढ़ती है बेटा, 2 से 3%। अब बेटा जब उतना ही बढ़ा देगा तो इसका मतलब 100% जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि 100% कन्वर्ट ही हो जाए बेटा, 2 से 3% तक ही कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है ना। तो बेटा एसर्शन तो सही है, रीजन क्या कर दिया, गलत कह दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 19 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। चलो आगे बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एसर्शन दिया बेटा, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है। अच्छा ये बताओ पहले कि क्या जीरो हो सकती है क्या। बेटा किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होने का मतलब जानते क्या हो जाता है ना, जितने मालिक्यूल्स कोलाइड्स करेंगे बेटा सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुश्किल से कहा गया है कि बेटा जितने मालिक्यूल्स कोलाइड्स करते हैं उनमें से अप्रॉक्स 1% ही जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं,
और जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होने का मतलब हो गया कि जितने भी कोलाइड्स करेंगे बेटा, चाहे मन से कोलाइड्स करें चाहे बिना मन से कोलाइड्स करें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सभी करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ये गलत कह रहा है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। रीज़न कह रहा है बेटा क्या, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये बेटा सही कह रहा है। देखो एक चीज़ बता दूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा जान लो। एक ग्राफ में बनाकर दिखा रहा हूँ, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश भी करिएगा बेटा। देखो ध्यान देना बेटा, ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, बड़े ध्यान समझिएगा बेटा। यहाँ एक एनर्जी तो ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास है, इतनी एनर्जी है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है कि नहीं है, है बेटा ना। अब एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ही तो चाहिए, तो बेटा एक एनर्जी ऑलरेडी इसके पास यहाँ से यहाँ तक है, इसको छोड़ दीजिए। अब जितनी एनर्जी है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जानते क्या कहलाता है, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर चलना ही पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो बेटा देखिए एक एनर्जी तो ऑलरेडी इसके पास यहाँ तक है, अब इसके अलावा जो एनर्जी हम देते हैं यही कहलाती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान देना बेटा। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो एनर्जी कितना चाहिए, तो बेटा यहाँ जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम यहाँ तक की बात करेंगे पूरा एनर्जी, यही कहलाता है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जितनी मिनिमम एनर्जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, एक एनर्जी ऑलरेडी उसके पास है, अब जो एक्सेस एनर्जी हमें देनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक की, उसी कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। बड़े ध्यान समझना, ठीक है ना, दोनों में वेरिएशन है। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी और प्लस जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है, दोनों के सम के बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, है ना। तो फिर हम लोग मिलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक की सीरीज लेकर के बेटा, जहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहीं पर मैं विदाई लेता हूँ, यहीं पर मैं विदा लेता हूँ, और तब तक आप मन लगा कर पढ़िए और अच्छी तरीके से पेन कॉपी ले करके इसको राइट करते चलिए, क्योंकि नीट आईआईटी और बेटा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन इसमें बताया हूँ। और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसे बेटा अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, है ना। हम पढ़ें, सबको पढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए आगे फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।